मैं शिव शर्मा आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर में इकोनॉमिक्स लेक्चर हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं वो है ब्लैक मनी। भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न जटिल समस्याओं में से एक समस्या है वो है ब्लैक मनी। देखते हैं कि क्या है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी के बारे में देखा जाए तो ये वो इनकम सोर्स है जिसको हम पब्लिक अथॉरिटीज़ से छिपा के रखते हैं। इनका जनरेशन टाइमिंग क्या है, इस चीज़ को भी हम बचाते हैं कि पब्लिक अथॉरिटीज़ को इनके बारे में पता ना लगे और कोशिश करते हैं उन्हें छिपाने की। और इस तरीके से जो मुद्रा का निर्माण या संपत्तियों का निर्माण किया जाता है वो ब्लैक मनी कहलाता है। बात ये आती है कि अब ब्लैक मनी जनरेट किस तरीके से होती है या हम ब्लैक मनी को किस तरीके से निर्मित कर पाते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो लीगल एक्टिविटीज़ और दूसरा इल्लीगल एक्टिविटीज़। ये दो तरीके हैं जिनसे ब्लैक मनी जनरेट हो सकता है। इल्लीगल को हम कह सकते हैं कि एक वो क्रिमिनल तरीके हैं जिनको किसी भी देश के कानूनी प्रावधानों से मान्यताएं प्राप्त नहीं होती हैं। ये कानूनी मान्यताओं के विरोध में जाकर या संवैधानिक स्थितियों से विरोध में जाकर किए जाने वाले काम हैं जिनसे मुद्रा का अर्जन किया जाता है, जैसे रैकेटिंग, गिरोह बना लेना, ट्रैफिकिंग, तस्करी। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाया गया है। उनकी स्मगलिंग करना, प्रोडक्शंस उनका करना, इनलीगल माइनिंग, फॉर्जरी, जालसाजी जैसे काम करना, इनलीगल फीलिंग्स ऑफ फॉरेस्ट, वन संपदा को गलत तरीके से या अवैधानिक तरीके से नुकसान पहुंचाकर किडनैपिंग करना, मानव तस्करी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और इस तरीके की जो चीज़ें हैं जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड करना, ड्रग मनी बनाना, बैंक फ्रॉड्स करना। ये कुछ तरीके हैं जो इल्लीगल तरीके हैं जिनके किसी भी देश के कानूनी प्रावधानों द्वारा उन्हें मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी इन तरीके से लोग मनी को जनरेट करने की कोशिश करते हैं और एक तरीका है ब्लैक मनी को। और इस तरीके से जो पैसा जनरेट किया जाता है, कोशिश ये होती है कि क्योंकि ये इल्लीगल है इसलिए गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता या उनको पता नहीं लगने दिया जाता। तो ये एक तरीका है अपने ब्लैक मनी को जनरेट करने का। दूसरी बात हम करें लीगल एक्टिविटीज़, यानी वो चीज़ें जो वैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त हैं। तरीका वो जो कानूनी संरक्षण में रहते हुए भी काले धन को निर्मित कर सके। पहला इसमें जो बात आती है वो आती है टैक्स की चोरी या कर अपवंचन के बाद में। कर अपवंचन और दूसरी जो चीज़ है मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। अपने वित्तीय लेखों और रिकॉर्ड्स के अंदर जो हेरा फेरी का काम है। पहली बात है कर अपवंचन की बातें। पहला जो तरीका है उसमें प्रयास यह करता है कि करदाता कि वो किसी भी तरीके से अपने टैक्सेस को सरकार या पब्लिक अथॉरिटी से बचाने की कोशिश करे। वो या तो अपने इनकम सोर्सेज को बताना नहीं चाहता या छिपाना चाहता है, या ऐसी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करके उस पैसे को वापस इकोनॉमिक सर्कुलर में लेके आना चाहता है जो बाउंडेड होती हैं। दूसरी चीज़ है मैनिपुलेशन, यानी हेरा फेरी वित्तीय लेखों में। ये दो तरीके की वित्तीय लेखों में हेरा फेरी की कोशिश की जा सकती है। एक तो आउट ऑफ बुक और एक मैनिपुलेशन इन बुक अकाउंटिंग। एक तो वो जो कि हमारे लेखों में आता नहीं है, उसका जिक्र लेखे उनके निर्मित नहीं किए जाते हैं, वो तरीका होता है। और एक तरीका ये होता है कि उन चीज़ों से ब्लैक मनी को जनरेट करना जो जिसका रिकॉर्ड आप रखते हैं या जिनकी बुकिंग या कहें लेखांकन आपके अकाउंट्स में होता है। तो पहली जो चीज़ है वो है आउट ऑफ बुक सेटलमेंट, यानी आपके लेखों से भिन्न कहीं आपने इस तरीके का जो कार्य किया हुआ है, जैसे इनफॉर्मल इकोनॉमी। ये वो तरीका है जिसमें लीगल या कहें कि कानूनी तौर पर एक कोई प्रावधान नहीं होते, आप किसी चीज़ को निर्मित करते हैं उनका कोई जिक्र नहीं होता। ये वो तरीके हैं। और दूसरा है कुछ वंशानुगत या पैतृक तौर पर आपको मिलने वाली संपत्तियां, जैसे कहें एक पुत्र को अपने पिता से प्राप्त होने वाली कुछ पैतृक संपत्तियां हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हालांकि हमें देना चाहिए उसके ऊपर टैक्स की, उत्तराधिकार के तहत हमें जो भी पैसा मिल रहा है अपने पैतृक संपत्ति से, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि उस पैतृक संपत्ति को हम लोग बताएं नहीं। हम कोशिश करते हैं कि हम टैक्सेशन से बचने की कोशिश करें। अगला चीज़ है अनकाउंटेड एसेट्स। कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम निर्मित तो कर लेते हैं और हमारे पास होती भी हैं
पर कोशिश ये करते हैं कि या तो वो बेनामी रहें या उनकी सीधा सीधा संबंध मेरे से ना हो, ताकि कभी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा इस चीज़ की कोशिश की जाए कि उनको जानने का प्रयास किया जाए तो वो पता नहीं लगे कि वो किसके पास में है। और एक और तरीका जो आउट ऑफ बुक सेटलमेंट है वो उसमें है कि इन्वेस्टमेंट इन द शेयरिंग ऑफ द कंपनीज थ्रू द डमी। कुछ व्यक्ति इस तरीके से निर्मित कर दिए जाते हैं डमी कैंडिडेट कि अर्थव्यवस्था में या पूरा फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें आकर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्ट वो करते हैं आपके पैसे से, लेकिन क्योंकि आप सीधा सीधा कहीं ना कहीं रोल में नहीं आना चाहते हैं, दिखना नहीं चाहते हैं पिक्चर में, इसलिए आप अपनी जगह कुछ डमी कैंडिडेट्स को बना लेते हैं और उनके थ्रू अब आप अपना पैसा इकोनॉमी में लगाना चाहते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं आउट ऑफ बुक सेटलमेंट के कि आप पूंजीगत जो लेखे हैं या आपके वित्तीय जो लेखे हैं उनसे बाहर निकलकर आप ये प्रयास करते हैं कि काला धन निर्मित किया जाए, वो धन जिस पे आपको टैक्स नहीं देना। दूसरा तरीका है मैनिपुलेशन इन बुक अकाउंट। इसमें तरीका है, एक तो आप अपने सेल्स में और आपके रिसिप्ट्स में कहीं हेरफेर कर सकते हैं कि साहब मैंने इतना ही बेचा और इतना ही खरीदा। दूसरा तरीका है आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर कि साहब हमारे इतना व्यय हो गया इसको निर्मित करने में। ये ज़्यादातर कंपनीज द्वारा किए जाने वाले फ्रॉड्स होते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कहें कि बोगस एक्सपेंडिचर, आपने किसी कंपनी के लिए या किसी संस्था के लिए कि वो विदेशी तौर पर काम कर रही है, साहब हमने उसको ये दान दे दिया इस तरीके से, हालांकि उसका कहीं अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरीके के काम करते हैं। या स्टॉक में मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कुछ तरीके हैं। कुछ वनरेबल सेक्शन है जो कहें भयग्रस्त हैं, इनमें ज़्यादा संभावनाएं हैं, जैसे ज्वेलरी सेक्टर है, नॉन प्रॉफिट सेक्टर है, फाइनेंशियल मार्केट है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं ब्लैक मनी को बनने की। ये कुछ ट्रेंड हैं ब्लैक मनी के जो चोपड़ा वांचू समिति ने या गुप्ता एंड गुप्ता समिति ने दिए हैं, जिन्होंने बताया कि 1771 में, जैसा कि वांचू समिति ने कहा कि 4.8% ऑफ GDP हमारा ब्लैक मनी था, और 7980 में जाते जैसे हम देखें रानेकर का तो 14.4% जो GDP का है वो लगभग ब्लैक मनी में है। वर्तमान स्थिति में देखें तो तकरीबन 23 लाख करोड़ रुपए कहें तो ब्लैक मनी के रूप में है। अगर ब्लैक मनी इंडिया में वापस भी आ जाता है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। ब्लैक मनी का नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है, अगर ब्लैक मनी वापस आता है तो इससे लिक्विडिटी बढ़ सकती है। बढ़ती हुई लिक्विडिटी कहीं ना कहीं आपकी इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है और कुछ ऐसे व्यय जो कि गैर ज़रूरी हैं उनको भी बढ़ा सकती है। रुपए का डिवैल्यूएशन हो सकता है। ये कुछ नेगेटिव पार्ट्स हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि गवर्नमेंट अगर लाए वापस तो इनके लिए क्या दिक्कत होती है। सबसे पहली बात होती है उन सोर्सेज का पता लगाना जहाँ से ये निर्मित हुए हैं और किस तरीके से ये निर्मित किए गए हैं, किस तरीके से ये वापस इकोनॉमी में आ जाते हैं, और उनका पता लगाना और उनको मेंटेन करना या उनके बारे में कुछ निर्मित करना, ये चीज़ें होती हैं। ये कुछ ब्यौरा था ब्लैक मनी के बारे में जिसके बारे में हमने आज आपसे चर्चा की। धन्यवाद।